नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व इंडिया अकादमी मालवा रंगमंच समिति का अध्यक्ष। संस्था हर बार अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम करती है और वक्ता भी अलग अलग विषय की तैयारी करके आते हैं और वो बोलते हैं। साहित्य होता है, संगीत होता है, कला होती है, संस्कृति होती है और जो चल रहे हैं विषय जिन पर अक्सर भारत में या विदेशों में बातचीत होती है भाषा को लेकर, तो इसी प्रकार से अभी हमने कई प्रकाशक और लेखकों के बारे में विवाद भी सुना है, चर्चा भी सुनी, बहस भी सुनी है, मान अपमान भी सुना है उनका। तो हमने एक परिचर्चा का आयोजन किया है। यूं तो देश में हजारों लाखों पुस्तकें निकलती हैं और कई पुस्तक प्रकाशित होती हैं और अलग अलग प्रकाशन जो होते हैं उसमें भी कई कालजयी साहित्य पुस्तकें हैं जो नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेती है। तो कुछ जो प्रकाशक हैं उनके नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसे 26 महत्वपूर्ण प्रकाशक के नाम हैं। जेको पब्लिशिंग हाउस, वेस्टलैंड प्रकाशन, पेंगुइन रैंडम हाउस, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया, हेचेट इंडिया, फिंगरप्रिंट प्रकाशन, पेन मैकमिलन इंडिया, पेटल्स पब्लिशर्स, एलेफ प्रकाशन, लीड स्टार्ट प्रकाशन, शेक्सपियर बने, 24/7 प्रकाशन, एपी के प्रकाशन, एस चांद प्रकाशन, सस्ती पब्लिशर्स, पोथी, पुस्तक महल, दालचीनी चेती प्रकाशन, रूपा प्रकाशन, रोली बुक्स, भारत राजकमल परिदृश्य प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, लोक भारती प्रकाशन, स्कोलास्टिक इंडिया। ये जो अलग अलग प्रकाशन हैं ये इनकी विशेषता है। भारत की कई प्रमुख भाषाओं की पुस्तकें निकालते हैं, कोई बाल साहित्य निकालता है, कि जीवनी, संस्मरण, अलग अलग इनकी विशेषता है। तो आज के दौर में जो एक प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित जो प्रकाशन हाउस है या प्रकाशक है उसके पास तो सभी जाते हैं, बड़े बड़े नामी लेखक होते हैं। आज दूसरा स्वयं प्रकाशन की जो आज एक व्यवस्था है और तीसरा बुटीक प्रकाशन। तो ये जो लेखक हैं आज स्वयं का प्रकाशन भी कर रहे हैं। तो आज उनमें और प्रकाशक में कई बार मतभेद होते हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं। हम वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार सुरेश शर्मा जी से बात करेंगे कि सर जो आज के जो प्रकाशक हैं उनमें ये बातचीत मतभेद सुनने में आते हैं, लेकिन जो पुराने साहित्य का प्रकाशक हैं और मूर्धन्य साहित्य का जिन्होंने कालजयी साहित्य लिखा है उनमें कभी इस तरह के विवाद या मतभेद होते थे क्या? नहीं, हालांकि विवाद तब से शुरू हुआ जब पहले तो ये था कि साहित्य सेवा का कार्य है और प्रकाशक भी कहता था कि सेवा का कार्य है लेकिन बिजनेस करता था। वो आपकी किताब लेता था, आपको रॉयल्टी कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है इससे कोई मतलब नहीं था। नए लेखक जो उभर के आते थे उनसे वो पैसा भी लेता था कि तुमको इतने पैसे दो मैं किताब छापूंगा। वो आदमी जो पैसा देकर अपनी किताब छपाता था और फिर अपना एक संतुष्टि होती थी वगैरह। तो पहले भी चलता ना 30-40 साल पहले एकदम क्यों नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो एमफिल का हमारा डिसर्टेशन था वही सहाय पर, तो वो एक प्रकाशक ने कहा कि उस जमाने में कि मुझे आप 2000 रुपये दे दो, मैं किताब की बात है 81 मैं किताब छाप के दे दूंगा। उस समय में फेलोशिप वगैरह भी खत्म हो गई थी, तो 2000 रुपये कहाँ से ला सकते थे। तो ये वो दौर था। लेकिन मुख्य बात ये है कि उस दौर के बाद आज एकदम परिदृश्य बदल गया है। परिदृश्य इस तरह बदला है कि लेखक और प्रकाशक के बीच जो आज का विषय रखा गया है कि बीच मतभेद के और तनाव के जो बिंदु है वो क्या है। 3-4 बिंदु है यहाँ हमारे यहाँ महत्वपूर्ण लेखक सतीश पुरोहित जी, सतीश खूबचंदानी जी, मुस्तफा जी, सुभाष त्रिपाठी, रमोला जी, मिथिलेश जी, इरफान जी, सारे लोग लेखक ही बैठे हुए हैं। तो
मुख्य पहला जो मतभेद का बिंदु है वो है रॉयल्टी। लेखक प्रकाशक समझता है कि आज भी लेखक सेवा कार्य मान कर ये करे और हम जो कुछ दे देते हैं वो रख ले बिना गिने हुए। ये टेंडेंसी चलती चली आई आज तो, लेकिन अब बदल गया है। अब उनको उतना ही पाठक नहीं रहा, पाठकों की बड़ी संख्या है और बुक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आप तो तय हुआ 18 की पहले था 10% आपको जो किताब छपेगी, एक किताब के छापने में जितना पैसा लगता है उसको, तो एक किताब का अगर 10 लगता है तो 50 गुना दाम रखते हैं प्रकाशक कि अगर 10 उसको खर्च हुआ है तो 5 गुना वो करेगा, फिर अपना वो कंसेशन देता है जो भी करता है वो भी अपना। तो उसमें वो सिर्फ 10% देता था। धीरे धीरे वो अब 15% हो गया है और वो 15% देता है। और आपको अगर वो पूरा का पूरा आपको एक ही बार पैसा देता है तो आपको 70% रॉयल्टी देकर 1000 का वो हमेशा के लिए आपकी किताब ले लेता है। ये इन लोगों ने ये एक रॉयल्टी का बनाया है। लेकिन ये बना तो दिया है इन्होंने दुनिया के दूसरे देशों में भी, अपने ही यहाँ नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी। जापान में 15 से 20% के बीच में रॉयल्टी बस। उसके बाद इंग्लैंड में भी 17% है, अमेरिका में भी 18% है, कहीं भी 20 से ज्यादा नहीं है। किताब का जो दुनिया है उसका यही हाल है रॉयल्टी का। तो रॉयल्टी जब लेखकों को नहीं मिलेगा और नहीं करेगा तो मतभेद तो पहला बिंदु है कि वो होगा ही। रॉयल्टी भी जो साल में एक बार देते हैं, एक मार्च के बाद उनका 1 महीने का समय होता है, उसमें वो आपको नियम में है कि भेजने का। मेरी रॉयल्टी जो है वो अभी आई है, ये साल खत्म होने जा रहा है। सब लेखकों के साथ यही हो रहा है कि वो रॉयल्टी जो है वो समय पर उनको नहीं मिला और कितना मिला क्या हुआ इसकी जांच का कोई ये नहीं मापदंड नहीं। तो इसके बारे में एक निश्चित नियम होना चाहिए और हम लोगों को इस बंद से उठाना चाहिए कि कब तक पैसा आ जाएगा। रॉयल्टी जो है अब 15% का मामला अब नहीं है। रॉयल्टी जो है लेखक की जो रॉयल्टी है वो कम से कम 30% होना ही चाहिए। आप 5 गुना छाप रहे हो, 5 गुना पैसा ले रहे हो एक किताब छापने का। तो एक तो ये मतभेद का मुद्दा है रॉयल्टी। दूसरा है कॉपीराइट। जो कॉपीराइट है आपका वो आपका क्या होता है कि कॉपीराइट आपका होता है उसमें ये नहीं है स्पष्ट कि आपका कॉपीराइट आपका है, ये तो ठीक है, लेकिन कितना संस्करण वो छापेगा इसके बारे में कोई अनुबंध नहीं है। एक संस्करण छपा, अगला फिर वो छाप लेता है, आपसे कोई वो नहीं पूछता। आप जब करते हैं तो कहा कि अच्छा इसका भी जाएगा ना, आपको पैसा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई क्लियर कॉपीराइट के लिए है नहीं सत्ता। कॉपीराइट में अब मुश्किल ये है कि रॉयल्टी और कॉपीराइट का मुद्दा सिर्फ किताब का ही नहीं है, संगीत का और संगीत का पब्लिशर यानी जो ऑडियो का जो म्यूजिक बनाता है, ऑडियो वीडियो दोनों, तो उसमें जो नियम बना है, ये जावेद अख्तर और इन लोगों ने जो केस किया और सब सवाल किया, तो 50% है। 50% जो है वो सॉन्ग राइटर को मिलेगा और 50% जो है वो सोनी रखेगा या जो जिसने निकाला है वो रखेगा। लेकिन इससे संगीतकार गायब है, संगीतकार का कुछ जो नए नियम है उसके तहत ये है कि एक सर्टन परसेंटेज लेखक को मिलता है, सर्टन परसेंटेज कुछ 18% जो है वो संगीतकार को मिलता है। अच्छा, 25 उसमें और भी लोग आ गए हैं अब, उसमें गायक भी आ गया है, गायक भी जुड़ गया है। इसमें जो ये था कि वो शो से पैसा मिल जाता है, नहीं इसमें जो नंबर 2 में बिक गई उसका कोई हिसाब नहीं। जी गायक जो सिंगर है उनके लिए
वो संस्था अलग है, वो इस तरह ये अभी चेंज किया है। वो सबका जो होता है वो जो अनअकाउंटेड बिकी उसका क्या करोगे? वो लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ 50-50 होता है। ये पहले था। हाँ, वो पहले था, लेकिन उसमें अभी कई स्टेजेस के ऊपर सब लोग जो उसमें शामिल है उनको सबको मिल रहा है। 50% जो है वो म्यूजिक कंपनी को मिलेगा, 25-25 संगीतकार और गीतकार को मिलेगा। IPRS का जो है ये नया नहीं है क्या सर? जी 25-25 नया नहीं। अच्छा, तब हो गया। लेकिन मेरे सामने भी एक समस्या आई, विवेक जी, अनअकाउंटेड वो बेच देंगे, उसका क्या करोगे? वो अलग ही मुद्दा, उस पे वो बात करते हैं। उसका परसेंटेज बड़ा है, उसका परसेंटेज ज्यादा है। उस पे चर्चा। इसमें क्या ऑडियो वीडियो में अनअकाउंटेड बहुत ज्यादा बिकता है और उसका परसेंटेज आप काउंट ही नहीं कर सकता, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ बेच दिया। और फिर उसके बाद रॉयल्टी एक लेखक के निधन के 60 साल बाद वो रॉयल्टी फ्री हो जाता है। ओके, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लेखकों को मैं जानता हूँ जिनका निधन हो गया 60 साल पहले, लेकिन वो उसकी रचनावली छाप दी प्रकाशकों ने, दौड़ के 2 लोगों ने, दिल्ली की बात है। लेकिन उनका परिवार बहुत कष्ट में है, मतलब आगे नहीं बढ़ पाया, कोई हुआ नहीं। तो अभी प्रावधान होना चाहिए कि 60 साल बाद आप फ्री तभी करें जब देखें कि उसके परिवार की क्या स्थिति है, वहाँ क्या हो। नहीं, ये मूल्यांकन इसके लिए वैसे ये तो गलत- देर शुड भी परिवार कब तक खाएगा? मेजरमेंट कुछ ना कुछ मेजरमेंट होना। रॉयल्टी में जिंदा रखेंगे सर परिवार नहीं, को, बिगाड़ नहीं सकते। कुछ परसेंट 12%। अरे और बिगड़ेगी आदतें। एक बात है, जितने महान पुरुष या महान लेखक या जो भी होते हैं, जरूर नहीं कि उनके बच्चे उनकी विधा को, संस्कृति को, नहीं, नाम नहीं, को आगे और आज की तारीख में तो नहीं। होने वाले नहीं है लोग। आज की तारीख में तो इतना नहीं। पैसा मिलता है फिर भी इनको तृप्ति नहीं होती। तो सर ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना फिर चाहिए। जो लेखक हैं, जो उसके आदर्श जो मानते हैं, आज जैसे हम अगर महान लोगों के साथ नहीं रहे तो हम उनको पढ़कर तो कुछ लेकिन सीखते हैं ना। सर, एक बात तो ये और है। जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे उनको पढ़ने भी नहीं देते, उन पर काम भी नहीं सर, करने देते हैं। एक बात और है, उनकी मृत्यु के बाद कम से कम वो प्रकाशक उनको जीवित तो रख रहा है। हाँ चलिए ठीक है। तो कुछ नहीं, और आप पाठक- अदरवाइज अगर परिवार आपत्ति ले लेगा तो आपकी सर, रचना उसके- बंद हो सर, जाएगी, उसके पाठक जिंदा प्रकाशन रख बंद हो रहे हैं। जाएगा। सर उसके पाठक जिंदा रख रहे हैं, उसकी जन्म तिथि, उसकी पुण्य तिथि मनाते हैं, नहीं, उसके बड़ी बात है ये सर। सही बात है। प्रेमचंद की जो बिल्कुल। रचनावली है, वो छप गई थी, और जैसे ही उनका 36 में मरे थे, पूरा हुआ वो 60 साल कि 3 प्रकाशकों ने रचनावली छापी और उसका उनमें से कई का तीसरा संस्करण चल रहा है। तो ये अच्छा है जो भी है। हाँ, मतलब उसको वो कायम रहा है। ऐसे महान पुरुष हैं, लेखक या गीतकार, जिनके बच्चों ने उनके पिता का तो नाम छोड़िए, उनके साहित्य को, उनके गीतों को आगे नहीं बढ़ने दिया, रोक दिया गया, कह रहे आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या? ठीक है। तो कॉपीराइट के बारे में हम लोगों को जो विवाद है उसको हल करने के लिए मैं मालवा संगीत समिति और इसके विश्व हिंदी अकादमी से कहना चाहता हूँ कि 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। 23 अप्रैल। 23 अप्रैल हम लोग भी इसको ध्यान रखें और 23 अप्रैल को उसको करें। लास्ट जो लेखक प्रकाशक के बीच मतभेद, आपके जो अनुबंध होते हैं उसमें ये नहीं होता है, आपको ध्यान होगा कि कब तक किताब छपे। आपकी किताब, आपकी पांडुलिपि चली जाती है और उसके बाद वो 1 साल, 2 साल, 3 साल आप इंतजार करते रहते हैं। आप अनुबंध भी कर चुके हैं, आप दूसरे को भी देने में आपको कठिनाई है। तो ये भी हमारे अनुबंध में ये भी एक तनाव का बिंदु होता है लेखक और प्रकाशक। तो ये अनुबंध टूटा नहीं? नहीं, अनुबंध टूट सकता है ना। आप फिर उसका कोई बहुत स्पष्ट नियम नहीं है। ये सब भी सारी चीजें बदलने की है और आप बताएंगे आगे जो भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन चीजों को करके, और फिल्म आदि के बारे में भी, फिल्म में भी है कि आप जब डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो आप उसमें 28 सेकंड तक का बहुत हंगामा करने के बाद ये हो गया है कि 28 सेकंड आप कोई चीज, कोई गाने का हिस्सा लेते हैं या 28 सेकंड का कोई डायलॉग लेते हैं या फिल्म का कोई टुकड़ा लेते हैं 28 सेकंड, तो वो उसके लिए आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। 28 सेकंड के बाद अगर आप इस्तेमाल वो यूट्यूब पे भी है, वही 28 सेकंड 28 सेकंड के बाद अगर आप आप इस्तेमाल ले करते सकते हो। हैं, तो आपको उसका कॉपी ये मतलब वो देना पड़ेगा। वो तो अपने आप लिखा हुआ आ जाता है। हाँ, राइट देनी पड़ेगी।
उसके बाद ये भी पता करना है कि ये नियम कहाँ है कि जैसे आप कोई फिल्म बिना व्यवसाय की, बिना टिकट के दिखा रहे हैं लोगों को, और एक ऐसे काम के लिए दिखा रहे हैं जिसमें प्रॉफिट आपका उद्देश्य नहीं है और फिल्म बहुत ऐतिहासिक है, तो क्या उसके लिए रॉयल्टी या इसके लिए देना जरूरी है? ये अस्पष्ट है। मांगते भी हैं लोग और ऐसे भी फ्री देखने देते हैं, कोई आपत्ति नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें हैं इस दुनिया में जो प्रकाशन और कॉपीराइट का और रॉयल्टी का और लेखक प्रकाशक संबंध जिस तरह से हो रहे हैं, तनावपूर्ण है। तो ये मुद्दे हैं और आगे आप और आगे मुद्दे अगर हैं तो बताएं। जी, जैसा कि आपने बताया पहले भी इससे विवाद हुआ, तो ऐसा कुछ उदाहरण कोई एक उदाहरण तो साहित्यकार का सबसे ग्राफ एक उदाहरण तो प्रेमचंद जी का खुद का ही है। उनसे 50 रुपए उस वक्त लिए जब उनकी हैसियत नहीं थी और उनसे वो पांडुलिपि छापने के लिए 50 रुपए लेकर के पांडुलिपि छापी गई थी। वो तो उनकी ही एक पुस्तक में मैंने ये बात पढ़ी थी। तो ऐसे उस वक्त दौर के काफी लेखक हुए हैं जिनके पास अपने जूते सिलवाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन पांडुलिपियां छपवाने के पर तब 50 रुपए में पूरा घर चलता था महीने पर। विवेक अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी 30 पुस्तकें अभी तक आ चुकी हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आपका स्वयं का प्रकाशन कर रहे हैं आप, तो दूसरी तरफ ये देखते हैं सर, ये पुस्तक मेला लगता है, उसमें जो प्रकाशक आते हैं 4-4, 5-5 इनके असिस्टेंट, मतलब काम करने वाले या 10-10 लोग होते हैं, तो इनका खर्चा तो बहुत होता है, इनका खान पान भी होता है, आना जाना, ये फिर वो वहाँ का जगह का किराया देते हैं, तो उनका भी पैसा खर्चा तो होता है। लेकिन इधर फिर लेखक चाहता है कि मुझे अभी तक मेरी रॉयल्टी नहीं मिली, मेरी किताबें नहीं बिक रही हैं, तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है क्या? क्योंकि प्रकाशक तो पुस्तकें रिलीज कर देता है, फिर उसका प्रमोशन, मार्केटिंग, वितरण, कई चीजें होती है ना, फिर समीक्षाएं अच्छी हों तो पुस्तक पर असर पड़ता है। आपका क्या? देखिए, बहुत ही साफ शब्दों में कहूँ तो प्रकाशकों के मामले में आपकी जो सूची है 26-28 की जो आपने कही है, उसमें से महज 5 या 7 ही हिंदी के प्रकाशक हैं, बाकी सब अंग्रेजी हैं। इनको आपको बाइफरकेट करके अलग अलग करके देखना पड़ेगा। जो बड़े प्रकाशक समूह हैं और खास तौर से विदेशी हैं, उनके साथ में न के बराबर परेशानियां हैं लेखकों के साथ। उसका कारण यह है कि उनके पास में 140 से 150 देशों का बड़ा एक मार्केट है जहां वो अपनी किताबें बेचते हैं, और उनके यहाँ पर एक एक किताब का जो प्रिंट रन होता है वो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जैसा प्रिंट रन होता है। और हमारे यहाँ के हिंदी के जो या गुजराती के, मराठी के जो प्रकाशक हैं, उनका जो प्रिंट रन होता है आज के वक्त में वो महज 700 कॉपी होता है, वो 1000 से भी घट चुका है। मैं एक ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है उसमें आपको एक बहुत छोटी सी चीज जो है, जो लोगों को नहीं पता है, वो साफ करना चाहूंगा। अगर 100 पृष्ठ की किताब है और 4.5 बाई 8.5 आकार की छप रही है, तो 100 पृष्ठ की ये किताब बल्कि पेपर के ऊपर 52 GSM में अगर 1000 कॉपी आप छाप रहे हैं तो आपको कुछ 42-45 रुपए प्रति कॉपी पड़ जाती है। लेकिन किताब का मूल्य वो लोग 300-400 रुपए रखते हैं। तो पहली चीज तो यही आप अपने कफन में एक कील ताबूत में गाड़ देते हैं कि आपने 400 रुपए किताब की कीमत रखी। तो ये मूल्य तय कौन रखता है? मूल्य प्रकाशक तय करता है। प्रकाशक अपने बिल्कुल डाइनिंग टेबल, लेकिन अगर लेखक नहीं चाहे कि नहीं सब 200, हाँ, उसके लिए जिद करते हैं, झगड़ा होता है, फिर उसके बाद में वो लोग थोड़ा नीचे आते हैं, लेखक थोड़ा ऊपर जाता है, ये सब झंझट चलता है। लेकिन प्रकाशक 400 रखेगा, कोई नया लेखक रखेगा? मुश्किल वही तो होती है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही पहुंच रहा हूँ मैं आपके उस मुद्दे पर। जो कहाँ मुद्दे खड़े होते हैं, जब मेरी ही पहली किताब थी मुंबई और उसकी दूसरी जो आई मुंबई रिटर्न्स, उसका मूल्य जो है 500-600 रुपए रखने की योजना थी। निश्चित तौर पे अगर 500-600 रखा जाता तो रॉयल्टी भी मुझे ज्यादा मिलती, लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि चूंकि मैं हिंदी भाषा में सबसे पहली दफा एक सत्य अपराध जगत के ऊपर सत्य जो प्रकाशन है वो आ रहा था। रिसर्च बेस्ड किताबें हमारे देश में नहीं छपती थी अपराध जगत पे। हमारे यहाँ मनोहर कहानियां, सत्य कथाएं इत्यादि इत्यादि आया करती थी। मनोहर कहानियां माफ कीजिए जब बंद हुई तो 18.5 लाख का उसका सर्कुलेशन था, सत्य कथाओं का 12.5 लाख का सर्कुलेशन था, जो कि हिंदुस्तान में आज तक कोई भी पत्रिका इतनी नहीं थी।
कोई भी पत्रिका, यहाँ तक कि इंडिया टुडे और आउटलुक जैसे बड़े बड़े समूह भी नहीं छाप के भेज पाए। अपराध जगत के ऊपर हिंदी में बहुत जबरदस्त भूख है। और मैं आपको बता दूं, मैं हर मंच से ये बात कहता हूं कि दुनिया में सिर्फ 4 विषय बिकते हैं। सबसे पहला विषय जो बिकने वाला है वो है धर्म। जिस विषय में मिस्ट्री होगी वो विषय सबसे ज्यादा बिकेगा, ये तय मान के चलिए। एंटरटेनमेंट बहुत आखिरी में आता है लेकिन बिकता है। सबसे पहला है धर्म, दूसरा है सेक्स, कि मैं कैसे सेक्स में सबसे बेहतरीन हो जाऊं और एक्साइट कर जाऊं, मैं एकदम कामदेव का अवतार बन जाऊं, या मैं कैसे रति बन जाऊं। मतलब इस चीज के लिए सेक्स जो है उससे संबंधित साहित्य बहुत बिकता है। और अपनी फैंटेसीज होती हैं, उनको आदमी उस साहित्य में खोजता है। यही कारण है कि कालिदास का संपूर्ण साहित्य जो है आज भी बड़ा खूब पढ़ा जाता है। अगर आप कुमार संभवम पढ़ें और शिव और पार्वती को उसमें से हटा दें, अगर नायक और नायिका के रूप से, तो वो सिंपली एक सॉफ्ट पोर्न से ज्यादा कुछ नहीं है। और आज भी वो खूब पढ़ा जा रहा है। आज के युवा भी उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ले लेते हैं क्योंकि उसमें वो सारा मसाला है। तो एक वो चीज है। तीसरे जैसा आपने कहा सही, पौराणिक कथाओं पर अमीश त्रिपाठी और देवदत्त पढ़ना है, खूब डिफरेंट। हाँ, तो वो है। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो है आफ्टर लाइफ, भूत पिशाच प्रेत इनकी दुनिया, कि वो होता है कि नहीं होता है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, मिस्ट्री अगेन। और चौथा विषय है क्राइम। क्राइम हुआ नहीं हुआ, हुआ तो किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सब चीजें। हमारे यहाँ पर बाकी के 3 विषयों पे तो काफी काम हो जाता है, हिंदी में भी हो जाता है। हिंदी में अपराध साहित्य पर जो है काम जो है पल्प फिक्शन के रूप में ही हुआ है, जिसके बड़े बड़े महान प्रकांड हमारे यहाँ पर लेखक हुए हैं, जिनमें सुरेंद्र मोहन पाठक हैं, वेद प्रकाश हैं, ऐसे कई लोग हुए हैं। जिनमें अभी ताजा नाम जो है अमित खान जो चल रहा है, वो यहाँ पढ़ाने वाले भी। तो ये पूरा का पूरा एक अलग खेल है। और अच्छा, उनकी दुनिया भी बिल्कुल अलग है। पल्प फिक्शन की दुनिया और सत्य अपराध का जो प्रकाशन है उसकी, दोनों की दुनिया बहुत अलग है। क्योंकि ये दुनिया अभी तक खड़ी ही नहीं हुई थी सत्य अपराध प्रकाशन की, लेकिन वो बहुत पहले से चल रही थी। और सुरेंद्र मोहन पाठक तो 1 करोड़ से ज्यादा किताबें उनकी छप चुकी हैं और बिक चुकी हैं। आज उनके पास में वो सारे तमाम सुविधाएं और सुख हैं जिनके बारे में कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे ये मिलना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए। लेकिन हिंदी का जो साहित्यकार है, कवि है, नाटक लिखने वाला व्यक्ति है, उसके घर की स्थितियां देखिए। आप मुझे हिंदी साहित्य जगत के कोई भी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो ये दावा करता हो कि साहित्य रच करके साहित्य मेरी आजीविका उपार्जन का स्रोत है, ये कोई दावा करे नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये प्रकाशक हर वक्त रोना होते हैं, किताब नहीं बिकती जी, और मैं तो किताब बेचने के लिए मर गया, मेरी तो पीढ़ियों का पैसा बर्बाद हो गया, बड़े बड़े रोना रोते हैं। ऐसा सियापा करते हैं कि उसको देख करके ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, इनसे ज्यादा मतलब दुखियारा तो संसार में कोई नहीं। लेकिन हमारे देश के एक बहुत ही बड़े प्रकाशन समूह के मालिक जब अपना घर बदल रहे थे और उनके वो नए घर में जो अभी बन रहा था उसमें जाने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ, उसको सौभाग्य कहना मुश्किल होगा मेरे लिए। उसमें हर कमरा जो है वो इस हॉल से बड़ा था, और इस हॉल का लगभग चौथाई बड़ा हिस्सा जो है उनके यहाँ का बाथरूम था, जिसमें कि किंग साइज के उन्होंने बाथटब्स लगवाए थे और सोना लगा हुआ था। मैं वो जगह देख करके मैंने सोचा कि अगर मेरी किताब ये छापेंगे तो मुझे बहुत अच्छे से मतलब इसका वो मिलेगा, सिला मिलेगा। उन्हीं सज्जन ने मेरी जब किताबें प्रकाशित की तो मेरी किताबें लगता है मुझे कि लाखों की संख्या में बिकी होंगी, लेकिन मुझे आज तक स्टेटमेंट नहीं मिला, आज तक मुझे उसकी रॉयल्टी नहीं मिली। अब क्या मैं उनसे लड़ने जाऊं? अब मैं क्या उन लोगों से दंगा फसाद करूं? मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे मेरे कानूनी हक मालूम है। और मैं अगर इन लोगों को पूरे के पूरे प्रकाशन समूह जितने हिंदुस्तान के हैं उनको ईडी बोलिए, सीबीआई बोलिए, जिनसे भी उनसे अगर जांच करवा दी उन सबकी, तो ये सारे के सारे नंगे होकर के और सारे तिहाड़ जेल में होंगे और एक प्रकाशन वार्ड अलग से बनाना पड़ेगा जहां भी ये सारे के सारे प्रकाशक मौजूद होंगे। ये आपको किताबें बताते हैं कि साहब हमने 700 छापी, अच्छा उसमें भी बड़ा उन लोगों का स्कैम है। वो कहते हैं कि साहब गोडाउन में रखी हुई 30 किताबें जो है चूहे उतर गए।
50 किताबों में सीलन आ गई, 70 किताबें जो है ट्रांजिट में गुम हो गई। इस तरह से करके वो 700 में से 300 किताबें गायब कर देते हैं, डैमेज, उसकी रॉयल्टी आपको नहीं मिलेगी। और दूसरा ये कि जो किताबें उन्होंने अवैध रूप से छाप करके बेच दी हैं, उनका कोई अकाउंट है ही नहीं। कितना अनअकाउंटेड का पता छपाई भी तो 1000 कहेंगे। ये सबसे बड़ी कमाई है। हाँ, नहीं, ये कमाई तो मतलब बहुत छोटी है, पर अब तो कमाई करने के 50 और जरिए बन गए ना। अब तो पॉडकास्ट आ गया है, ऑडियो बुक्स आ गई हैं, अब डिजिटल पब्लिशिंग आ गई है, एक नहीं बल्कि 18 20 डिजिटल पब्लिकेशन। नहीं, इनके तो इनमें भी तो पहले शर्तें हो जाती है ना कि आप उनके एग्रीमेंट आप केशव जी उनके एग्रीमेंट पढ़ करके देखिए, वो सिर्फ एक तरफा होते हैं। हालांकि कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं करते, लेकिन जिस आदमी की जेब में आज का कटिंग चाय पीने का पैसा नहीं है, वो क्या उनसे कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ सकेगा? नहीं लड़ सकेगा। मेरे जैसे लोग जो कि सक्षम हैं, ठीक है, हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं और हमारा काम अलग है, पेशा अलग है, इसलिए हम लोग लेखक बन करके सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी प्रकाशित करने में जो मालूम है कि दाऊद इब्राहिम की पहली तस्वीर जो कि दुबई में उसके घर से निकल करके आई है, जो हिंदुस्तान की किसी वर्ल्ड की किसी एजेंसी के हाथ में नहीं है, वो विवेक अपनी किताब के ऊपर दे रहा है। उस किताब का प्रचार कितना होगा? और जैसा हुआ भी, 3 दिन तक आज तक ने दिखाया, 3 दिन हेडलाइंस खुले ने दिखाया, 5-5 दिन, 3-3, 4-4 दिन तक तमाम देश के जितने भी वो हैं उसमें पूरी वो छाई रही किताब, पूरा एकदम ताम झाम मचा रहा उसमें। कितनी बिक्री होगी वो किताब? लेकिन मतलब उसके बारे में जब अगर आप देखने तो सोचने जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार, आपको तो हासिल भी कुछ नहीं है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये एक जगह से नहीं है। अभी दूसरे एक प्रकाशन समूह है जो बेहद ईमानदार है, और वो मुझे हर साल 2 साल में जो रॉयल्टी और स्टेटमेंट भेजता है। पिछले साल जो है वो मुझे उन्होंने 448 रुपए का महान जो है वो चेक भेजा था। इस साल जो है मुझे 550 रुपए के आसपास की रॉयल्टी 2 किताबों की हुई है। प्रसाद है वो तो मैं मतलब जो है उस धन को प्राप्त करके कृतार्थ हो चुका हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी अगली 100 पीढ़ियां उस रकम से खा पी सकेंगी, उनका घर चल जाएगा। प्रसाद है। मतलब ये हालात हैं। देखिए क्या होता है कि ये मैं उन तमाम लेखकों, मैं अभी पिछले दिनों की बात है, करीब 1 साल पुरानी बात है, साहित्य अकादमी पुरस्कृत लेखक हैं, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के प्रकाशक का और प्रकाशन समूह का और फेसबुक के ऊपर एक वीडियो पोस्ट डाली थी। वो इतने बुरी तरह बीमार और हालात उनके खराब थे, शुक्र जी, 4-6 महीने पहले की बात है, साल भर पुरानी बात हुई, साल भर पुरानी। और उसको लेकर के मार तूफान खड़ा हुआ लेखक और सब साहित्य जगत में। लेकिन क्या हुआ? डाटा फेस, सारी कहानी खत्म हो गई। ना हमारी सरकार को इस चीज की चिंता है, ना किसी को है। हमने से कोई आगे बढ़ करके लड़ने जाए तो वो उसी तरह बैन हो जाता है, जैसे कुमार सानू और इन लोगों को बैन कर दिया था कि नहीं भाई अब इनसे गाने नहीं गवाएंगे, ये लोग तो रॉयल्टी मांगते हैं, ये लोग तो बाद में ये करते हैं, वो करते हैं। उन लोगों को सबको बैन कर दिया। कुमार सानू हैं, आपके वो एक दूसरे सिंगर हैं, उनको ऐसे कई 3-4 सिंगर थे, उनको सबको बैन कर दिया। तो क्या होता है कि कहानियां वहां जाकर के खत्म नहीं होती हैं। अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ है। इस देश की जो लिखने पढ़ने की, सोचने समझने की, विज्ञान की सभी तरह की जो भाषाएं हैं, उनमें हिंदी 2म दर्जे की भाषा मानी जाती है, दूसरी भाषा मानी जाती है। आज भी हम अंग्रेजी को अपने सिर पर ढो रहे हैं। आज अंग्रेजी में रामायण के ऊपर या महाभारत के ऊपर लिखी हुई अनाप शनाप बातों की जो किताबें हैं, वो करीब 12-12, 13-13 मिलियन कॉपीज बिक रही है वर्ल्ड में। और हमारे यहाँ के बड़े ही प्रकांड विद्वान जो कि एक बहुत खूबसूरत टीका लिखते हैं, एक मेरे परिचित हैं, मेरे एक सहयोगी पत्रकार हैं, जिन्होंने की कामसूत्रम को लेकर के और बड़ा ही खूबसूरत कार्य किया। उसकी पांडुलिपि छापने के लिए कोई तैयार नहीं, वो मतलब किताब छापने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन यदि कोई भी वो व्यक्ति पढ़े तो 10 लोगों को ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर, इस एक सब्जेक्ट के ऊपर 10 लोगों को ये मिल सकता है, क्या बोलते हैं, PhD मिल सकती है। इतना सुंदर काम किया, लेकिन कोई देखने समझने वाला नहीं है उस चीज को। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भाषा के स्तर पे हमारे अंदर हमारी चेतना जो है ना, वो मृत है। इसका ही फायदा जो है ये हमारे प्रकाशक उठाते हैं कि किताबें नहीं मिलती थी। दूसरी एक जो बहुत ही
15% हो गई है। आज भी 5% से लेकर के वो लोग अधिकतम 7.5% से ही वो करते हैं। बहुत अधिक कोई अच्छा लेखक हुआ तो उसको 15% देते हैं, लेकिन वो 15% दिखाने भर के लिए कागज पे होती है, बाकी सारा चोरी हो जाता है, किसी को कुछ नहीं होता। अंग्रेजी में जरूर आपको प्री रॉयल्टी भी मिलेगी, पब्लिकेशन रॉयल्टी 15 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए बढ़िया रॉयल्टी देते हैं, और उसके बाद में वो आपको जितना भी आपका जब वो 20-30 लाख रुपए का आपका खत्म हो जाता है कि हाँ इतने साल के अंदर ये 20 लाख रुपए आपका खत्म हो गया, उसके बाद में आपको और एक्स्ट्रा रॉयल्टी आना शुरू हो जाती है, जिसको हम ओवरफ्लो बोलते हैं। हिंदी में, मराठी, गुजराती में नहीं होता। मैं अपनी किताबें ले करके और बाजार में टोकरे पे रख करके और ऐसे घूमा हूं कि भैया किताब ले लो, किताब ले लो। मुझसे एक प्रकाशक जो हैं आपकी सूची से बाहर हैं, लेकिन वो भी बड़े प्रकाशक हैं, अंग्रेजी के, दोनों ही मियाँ बीवी पत्रकार रहे हैं अंग्रेजी अखबारों के। मुझे देख करके बोलते हैं कि व्हाई शुड बी पब्लिश योर बुक। आप दाऊद इब्राहिम को ग्लैमराइज कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज कर रहे हैं। मेरे मुंह से उनके एकदम से तुरंत निकला, मैंने कहा एक व्यक्ति जिसको कि विश्व के करीब करीब 50-60 देशों ने प्रतिबंधित कर दिया था जब वो मुख्यमंत्री था, और जब वो प्रधानमंत्री बन गया तो आप लोग उसी की किताब जो है 11 भाषाओं में स्वयं लिख करके और प्रकाशित करके और दरवाजे दरवाजे बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, तब आपको शर्म नहीं आती? तब आप नहीं सोचते कि आप किसको ग्लैमराइज कर रहे हैं? उस आदमी का, उस प्रकाशक का चेहरा जरा सा हो गया था, उसको भरोसा ही नहीं था कि एक अदना सा फर्स्ट टाइम जो लेखक है वो आकर के इस तरह उनको सुना जाएगा। तो ये जो है ना दमखम इंसान में, लेखक में स्वयं के अंदर होना चाहिए कि मेरी कृति जो है वो ऐसी है जो अपना स्थान खुद बनाएगी। यही कारण है केशव जी, मैं 5 मिनट अतिरिक्त लूंगा। नहीं आप बोलिए बहुत अच्छा। कि मेरी गति जो है, मैंने 6 किताबें मेरी 4 पब्लिकेशन हाउसेस से प्रकाशित की। उसके बाद में मैंने देखा कि उनकी जो भूख है वो राक्षस वाली भूख है, अंधे कुएं वाली भूख है, तो मैंने उनको वो किताबें देनी बंद कर दी। उसके बाद में हमने अपना एक पब्लिकेशन हाउस का सेटअप तैयार करवाया, जो इंदौर से मेरे ब्रदर हैंडल करते हैं। उसका सारा क्रिएटिव्स जो है वो हमारी टीम करती है, उसको हम लोग अपने तरीके से मार्केट करते हैं, प्रमोट करते हैं और बेचते हैं। कितनी बिकती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जितनी बिकती है वो अपने आप में मेरे लिए सफिशिएंट है। मुझे उससे पैसा वैसे भी नहीं आना है, ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम ये तो है कि उन सारी किताबों पे मेरा अपना स्वामित्व है, कंट्रोल है। अब उसी में से एक किताब के ऊपर, क्लीनर के ऊपर जो है एक बड़े बजट की 50-60 करोड़ के, 70 करोड़ के आसपास के बजट की बड़ी फिल्म बन रही है, जिसमें बड़े डायरेक्टर आए हैं। आज उसका जितना भी पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ विवेक अग्रवाल का पैसा है, उसमें कोई भी दूसरे व्यक्ति की हिस्सेदारी नहीं है। उसका कारण यही है, आप ये जो बात है इसमें एक बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हमारे एग्रीमेंट होते हैं, उन एग्रीमेंट्स में उनकी जो एक तरफा शर्तें होती हैं, अगर कोई भी आदमी उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जा करके और कंटेंट करेगा, उसको ऊपर मामला दर्ज करेगा, अदालत आपके अधिकारों की रक्षा करेगी। वहां ये नहीं मानेगी कि ये जो है ये एक तरफा जो कानून के लिए आपने बनाया है एग्रीमेंट वो सही है। तो लेकिन वही सवाल है कि आदमी लड़े कैसे, तो एक वो चीजें हैं। फिर इसमें दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बात है जो अभी आपने एक बात कही थी कि टाटा लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है। हिंदुस्तान के कई लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। हिंदी के जो होते हैं वो तो चलिए ठीक है कि हम हिंदी भाषियों को बुला लेते हैं, अंग्रेजी के नाम के ऊपर वहां पर जो बखेड़ा खड़ा होता है और जिस तरह की गंदगी परोसी जाती है वो देख करके शर्मनाक स्थितियां बनती हैं। हिंदी के जो लेखक आते हैं उन लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं होती हैं, अंग्रेजी वालों के लिए अलग होती हैं। और कई दफा मैंने ये भी देखा है कि अंग्रेजी के जो लेखक हैं और उनकी जो साथ में आए लोग हैं उनके लिए खाने पीने की अलग व्यवस्था होती है, हिंदी वालों के लिए अलग होती है। उनके लिए शराबें अलग होती हैं, इनके लिए अलग होती है, उनका खाना अलग होता है, इनका अलग होता है। उनको स्टार होटल्स में रुकवाया जाता है, इनको बिलो द स्टार होटल्स में रुकवाया जाता है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके लिए लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो जिएंगे नहीं, बचेंगे नहीं। एक महत्वपूर्ण बात और है कि हम अपने पाठक से कहते हैं कि देखो भाई मैंने तो एक कमाल की चीज रची है। अब कमाल की चीज करोगे क्या? कहाँ ले जा करके उसको कौन से पेड़ की खुंदनी पे टांगोगे? जो समझ में ही नहीं आए इंसान को वो साहित्य क्या, या उस साहित्य को जो आपने भाषा और जो शब्द इस्तेमाल किए कम से कम उन्हें आसान शब्द जो है उनके नीचे को लिख दो ताकि वो बच्चा समझ सके।
या अगली पीढ़ी समझ सके। नहीं साहब, हम तो ध्रुव क्लिष्ट भाषा में ही लिखेंगे। साहित्य वो नहीं होता, वो तो साहित्य का बलात्कार है। बहुत सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ, साहित्य वो होता है जो आम जनता के बीच तक पहुंचता है। अगर तुलसी तक रामायण नहीं होती तो राम नहीं होते, ये भी कहता हूं मैं आपसे। संस्कृत में कितने लोग राम को पढ़ पाते, सही बात है, बिल्कुल सही। जो साधारण भाषा में जब रामायण आई है तब लोगों को पता चला है कि राम क्या है, और तब वो मेरे राम हुए हैं। तब तक तो वो सीता के नाम रहे। तो ये फर्क होता है। तो साहित्य जो है उसको आसान भाषा में बाहर तक लाना, पहुंचाना, ये भी बहुत जरूरी है। और सबसे मूर्खतापूर्ण चीज, हमारा प्रकाशक हमारे ही लेखकों को अपना हीरो नहीं मानता और बनाता। हिंदी के पाठक चाहते हैं कि उनको एक बहुत अजीमोशान एक लेखक मिले, लेकिन ये उसको ब्रांडिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते मुझे नहीं समझ में आता, क्या डर होता है उन्हें? अरे भाई, आप अगर अपना एक हीरो खड़ा करोगे, एक अपना नायक खड़ा करोगे, तो वो सारी जिंदगी आपके साथ में जुड़ा रहेगा ना। आपको अपनी किताबें देगा, आपका सर्वस्व अपना जो है वो आपको देगा। आप बदले में उसको किताबें का पैसा तो दो। आप बोलते हैं 5 किताबें देंगे, 5 किताबें देने के बाद में कहते हैं कि आपको 50% कीमत पे मेरे से खरीदनी पड़ेगी। तो आपने 100 रुपए की किताब की कीमत 400 रुपए रखी है, जब लेखक से आप 200 रुपए ले रहे हैं, उसमें भी 100 रुपए आप प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं। इस ढोंग और ढकोसले की कोई हद है? मतलब ये सब चीजों के ऊपर लगाम कैसे लगेगी, इन चीजों के ऊपर मूलतः बात होनी चाहिए। इसे ले करके और भारत सरकार के साथ में इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, संबंधित विभागों और मंत्रालयों में इसको लेकर के और डिटेलिंग की जानी चाहिए। और जो हमारे IPR है, हमारा जो कानून है, उसमें संबंधित बदलाव लाने बहुत जरूरी है। तभी लेखक जो है वो लेखन से अपना पेट भरने लायक परिस्थिति में आ पाएगा। और एक दो छोटी छोटी सी चीजें हैं कि जैसे लिट फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, बोलते हैं कि भैया आप अपना पैसा लगा के आ जाइए, हम आपको वहां पर प्रेजेंट करवा देंगे, आपको बात करा देंगे। अब लेखक अपना पैसा लगा करके यहाँ से हुमायूं लिटरेचर फेस्टिवल में जाए या फलाने लिट फेस्ट में जाए, जयपुर में जाए, वहां की महंगी मतलब जगहों पर रहे और वो सारा खर्चा करे। एक बार के एक लिट फेस्ट में शामिल होने की कीमत आपको पता है? आज 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए होती है। जिस आदमी ने अपनी किताब से एक छलांग नहीं कमाया, उससे आप लाख रुपए खर्च करवा रहे हैं। इससे बढ़कर के बेशर्मी और बेहयाई कहाँ हो सकती है? आज बाजार में आप अपना प्रोडक्ट ला रहे हैं ना, तो आप प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह मार्केटिंग कीजिए, सेल्स कीजिए। उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर आप जो है, आपका तो राइटर है, उसको आप ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रेजेंट कीजिए। नहीं, हम नहीं करेंगे साहब, हम तो वो करेंगे जिससे कि हम शोषण कर सकें। ये चीज एक है। और सबसे आखिर में आप जैसे जो सुधी संस्था चलाने वाले लोग हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अब जो है पत्र पुष्प, फूल मालाएं, पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल, इन सबका त्याग कीजिए। और सारे के सारे लोग जितने भी हैं वो जब भी किसी व्यक्ति का सम्मान करें तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी की किताबों से करें। हिंदी की किताबें गिफ्ट कीजिए, हिंदी की किताबें ही दीजिए। दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, आप किसी को भी शुभकामनाएं देने जा रहे हैं, कृपा करके आप हिंदी की किताबें लोगों को दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार को। सोना चांदी हीरा मोती देना तो हमारे यहाँ का रिवाज है, लेकिन फूलों की जो खुशबू है या उनकी जो रंगत है, उनकी आग है, वो तो दिन 2 दिन 5 दिन में खत्म हो जानी है, लेकिन एक किताब जिंदगी भर के लिए रहेगी। तो मेरा सब लोगों से ये गुजारिश है, जो भी जनता में जो भी ये समझता है कि हिंदी उसकी मातृभाषा है, वो हिंदी की या अपनी मातृभाषा, मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़, तमिल, मलयालम हो, वो अपनी अपनी भाषाओं में उन किताबों का जो है वो क्रय करे, खरीदे और लोगों को जो है वो खूबसूरत तरीके से उन्हें गिफ्ट करे। ये एक मैं इल्तिजा करूंगा अपने देश के आवाम से और सभी पाठकों से। अच्छा विवेक जी, जो आपकी शिकायत है, जो बात आप सच कह रहे हैं, आज स्वयं प्रकाशन भी हो गया है, तो कई ऐसे प्रकाशक हैं जो लेखक को कहते हैं आपकी पांडुलिपि हमें दे दीजिए, हम आपको पुस्तक दिखाएं। एक काम उसने किया, ठीक है ना, तो उसके बाद जो आप बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छी बात है आपकी, वो अपना नायक खड़ा करे, तैयार करे। ये जो बड़े बड़े प्रकाशक हैं, ये नायकों को ही लाते हैं, इसीलिए इनके पास अरुंधति होती है वगैरह वगैरह, जो विक्रम सेठ वगैरह बड़े बड़े नामी होते हैं, तो वहां पे इनको मार्केटिंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। तो प्रकाशक जैसे कितने नए लेखकों को नायक बनाए,
क्या क्राइटेरिया, क्या उसके लिए विशेषता होना चाहिए, कुछ तो बात होगी। देखिए सबसे वो चयन कैसे करेगा कि मैं इसको हीरो बनाऊं, इस पर दाव लगाऊं। पहली बात तो ये है कि अगर आप रेस कोर्स में घोड़ा दौड़ाते हैं, एक घोड़ा खरीदते हैं, तो आप उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। एक उसका लाइनेज देखते हैं, वंशावली, कि ये इसका माँ बाप कौन है, बाप कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, ये पूरा देखा जाता है। फिर उसके हिसाब से उसको आदमी खरीदता है, ठीक है, जो मालिक होता है। लेकिन मालिक उसका ऐसे नहीं बोलता कि जा बेटा दौड़, वो उसे किसी ट्रेनर को देता है, वो उसको तैयार करता है, उसकी फिर रेस देखी जाती है। रेस देखने के बाद में तय होता है कि 800 मीटर दौड़ेगा या 2400 मीटर। लेखक को क्या करता है, मैं वही होता है, मैं वही पहुंच रहा हूँ कि लेखक दो तरह के हैं, इनफैक्ट 3 तरह के हैं। एक सायास लेखक है, एक अनायास लेखक है, और एक लेखक वो है जो कि लेखक नहीं है लेकिन लेखक बनाया है। तो 3 तरह से कौन लेखक सफल होता है? हाँ, जो अनायास लेखक है ना, जो स्वांत सुखाय लिखता है, वो लेखक है, ठीक है, जो स्वांत सुखाय लिखता है, जिसको कि ये रचना धर्म में उस आनंद की अनुभूति होती है जो उसे किसी स्त्री के संसर्ग में होती है, समझा। और जब वो अपनी रचना पूर्ण करके उठे तो उस स्त्री जैसा महसूस करे जो प्रसव पीड़ा संपूर्ण होने के बाद उसे महसूस होती है, और उसके हाथ में उसका नवजात शिशु आता है। जिस व्यक्ति को वो अवधारणा जो है वो वैसी उसकी स्थिति होगी, वो लेखक होगा। लेकिन वो बच्चा उठते से ही चलने दौड़ने नहीं लगेगा, लेकिन उस बच्चे की चीख से, उसके रोने से आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे में दम खतरना है, उसके हाथ पांव, उसका शरीर, ये वो, और जैसे जैसे बड़ा होगा आपको पता चलेगा। दूसरी बात कि आप पांडुलिपि पढ़िए, आप 3 संपादक रखिए, 3 संपादकों को भेजिए कि पांडुलिपि पढ़ के बताएं ये कैसी है, रचना में कहीं फेरबदल करने हैं, अच्छी है तो इसको छापेंगे, इस तौर पे छापेंगे। आपने अरुंधति राय का नाम दिया या और भी जो दूसरे, ये तो एस्टैब्लिश्ड है ना, लेकिन इनको ये लोग और ज्यादा तरीके से छापते हैं, प्रकाशित करते हैं, उनको खूब प्रमोट करते हैं, नए लेखकों को नहीं करते हैं। अमित ने अपनी जगह बनाई है। अमित खान जो है उनकी जिजीविषा, उनका जो कौशल है, उसको सलाम है, क्योंकि उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कि लेखक था, और उन्होंने उस उम्र से लिखना शुरू किया है जिस उम्र में बच्चे जो है ना माँ बाप की उंगली पकड़ करके इधर उधर घुमा करते हैं कि मेले में गुम ना हो जाए, उस उम्र में अमित खान ने लिखना शुरू किया है। तो अमित की जिजीविषा, अमित का संघर्ष, अमित का लेखन, अमित का कथन, अमित की मार्केटिंग, वो सब चीजें अपनी जगह पर हैं, और वो एक लंबा संघर्ष है। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके लेखन को लोग जो है वो लेखन ना मान के, साहित्य ना मान के खारिज कर देते हैं। मेरी शिकायत उन लोगों से भी है, भाई वो अगर अगाथा क्रिस्टी जो है वो पल्प फिक्शन है और उसको इतना महान मतलब माना जाता है, तो अमित खान का जो लेखन है उसको क्यों 2 दर्जे का माना जाएगा? वो जनप्रिय साहित्य है, लोकप्रिय साहित्य है, बिकता है ना आज आपके किसी भी बड़े बड़े लेखक से ज्यादा बिकता है साहब। इनकी एक किताब 5 लाख बिकती है, और दूसरा जो लेखक है जो कवि होने का या साहित्यकार होने का ढोंग रचता है, उसकी किताब 500 नहीं बिकती है। तो क्या फायदा है ऐसा लेखन का? कम से कम मैं कहता हूं कि स्तरीय है, नहीं है लेखन, ये बिक तो रहा है, जनप्रिय साहित्य वही है। अच्छा, दूसरा इसमें एक परेशानी ये हो जाती है कि आप बोलते हो कि मैंने 3 तरह के बताए आपको, एक सायास, एक अनायास और एक वो जो बनाए हैं। तो जो सायास में वो लोग हैं जो किसी तरीके से घोट पीट करके कुछ बना करके ला करके स्वयं छपा करके और बड़े बड़े आयोजन करवा करके बता देते हैं कि मैं लेखक हूँ। इसको अपन ये कह सकते हैं देश के जो बड़े बड़े विभागों में अधिकारी होते हैं, ये नेता तीसरे होते हैं। हैं। अच्छा, वो तीसरे हैं। वो जो बनाए हुए हैं, जो गढ़े हुए महंत बने हैं, मठाधीश बने हैं साहित्य जगत में, ये वो कैटेगरी है जो बड़े बड़े हिंदी विभागों में बैठे हुए प्रोफेसर्स हैं, जो बड़े बड़े कंपनियों में या बड़े विभागों के हिंदी भाषा IAS IPS अधिकारी हैं, IRS अधिकारी हैं। 10 पुस्तकें आ गई उनकी भी मालूम होगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, एक लॉयर को, बड़ा लॉयर है, जो कि एक बार कोर्ट में पेश होने के लिए कारपोरेट हाउसेस से 10 लाख रुपए फीस लेता है। उसकी 3 किताबें जो है मेरे मित्र ने लिखी, घोस्ट राइटिंग की है। और ये मतलब अफसोसनाक बात ये है कि उससे भी मेरी दोस्ती है, इस बंदे से भी दोस्ती है, और उसके लिए वो घोस्ट राइटिंग करवाने के लिए मैंने ही अपने दोस्त को दिया। कितनी बड़ी विडंबना है।
और आज वो अंग्रेजी में एक अच्छे लेखक माने जाते हैं। अब इन चीजों का क्या किया जाए, लेकिन है ये एग्जिस्ट करती है चीजें। तो आपने मालवा का किस्सा है, आईजी पन्नालाल से, हाँ अभी उनके इंदौर में उनके बंगले में गया मैं ना, मतलब लाइब्रेरी कम से कम 5000 पुस्तक है। अब कितनी लिखी होगी उन्होंने वो नहीं, पन्नालाल तो फिर भी बहुत ही नहीं, बुद्धिजीवी। खतरनाक किस्म के से और बहुत अच्छे आईपीएस माने Talented, जाते हैं। he was among talented. और उनकी पुस्तक एक सीएस पे आई ना। यार केशव he was among talented. हाँ, अच्छा, उनका तो वो डायलॉग जो है वो आपको- बघेलखंड की भूमि से निकल के और भोपाल से निकल करके बड़ा मशहूर हुआ था। मतलब आपको उन्होंने लिखी है। आपको एक चीज नहीं मालूम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट गोल्ड मेडल है। उन्होंने ST/SC होते हुए उन्होंने सामान्य श्रेणी में सब परीक्षाएं पास वो की। ST/SC को जब गुंडों को पकड़ते ऑप्ट नहीं थे- किया उन्होंने। नहीं लेकिन पुस्तकें आई हैं उन्होंने उनकी। SC/ST को ऑप्ट नहीं किया। हाँ। वो सिलेक्शन भी उनका UPSC से सामान्य श्रेणी में हुआ। अच्छा सुनिए, उनकी मजेदार बात, ये बात निकली है तो कि जब वो किसी गुंडे को पकड़ते थे या छात्र जो वहां पे मस्तियां कर रहे होते थे, लड़कियां छेड़ रहे होते थे, तो उनको पकड़ करके पीटते थे खुद और कहते थे पन्नालाल चमार नाम है मेरा, खाल खींच के भूस भर दूंगा। उनका मशहूर डायलॉग हुआ करता था। और छात्र को नाम सुन लेते कि पन्नालाल आ गया तो पूरा का पूरा जो न्यू मार्केट एरिया भोपाल का हुआ करता था और कोहे फिजा एरिया होता था, वो सब खाली हो जाता था उनके खौफ से। तो वो अलग शख्सियत है। तो ये जो कैटेगरी मैंने 3 बताई है, इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक वही कैटेगरी है। उनकी किताबें जो हैं, हमारे प्रकाशक 50-50 हजार कॉपी छापते हैं, 20-20 हजार कॉपी छापते हैं, और वो सारे देश की लाइब्रेरियों में आपको पाई जाएगी। उसको पढ़ने वाला एक आदमी नहीं मिलेगा। उनके परिवार वाले ही नहीं पढ़ते। कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? उसमें क्या बकवास लिखी है, किसी को क्या मालूम। चलिए सर, बहुत बड़े धन्यवाद सर। अब सतीश खूब चंदानी जी से बातचीत करेंगे। द लेवल अपर्स पब्लिकेशंस डिजिटल ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आप बताएं सर, जो आज का लेखक आपके पास आता है या आप लेखकों को ढूंढते हैं अच्छे, और किस तरह से उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग, जैसे वीडियो की से बात हो रही है, तो कोई भी ब्रांड जब बनता है बिकने में आसानी नहीं लगती, तो आप किस तरह से आप देखिए, ऐसे है कि पहले तो मैंने खुद बुक लिखा है ब्रांड बिल्डिंग हैबिट्स, अमेज़ॉन में बेस्ट सेलर रहा है। ब्रांडिंग मेरा पैशन रहा है बचपन से मैं ब्रांड्स पे स्टडी करता हूँ। और मैंने अपना फर्स्ट बुक निकाला, और जब मैंने अपना बुक निकाला तो मुझे दिखा कि मैं ऑथर बनना नहीं चाहता था। ये तो शौक था कि चलो बैठे बैठे रात को नींद नहीं आ रही, चलो 4 पेज लिख दो, 6 पेज लिख दो। लिखते अचानक देखा 200 पेज हो गए। फिर मेरे भाई ने बोला यार आप प्रिंटिंग कर लो, आप अपना बुक क्यों नहीं लिखते हो? आइडिया तो अच्छा है, कर सकते हैं। तो ऑनलाइन निकाला, ऑनलाइन अपना फर्स्ट बुक लॉन्च किया, वो अमेज़ॉन में जाके बेस्ट सेलर हुआ। और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लॉन्चिंग किया उसका। ये करने के बाद मुझे दिखाई दिया कि क्या क्या दिक्कतें हैं ऑथर्स को पब्लिश करने में। लॉन्च आपने किया ना? हाँ, मैंने खुद लॉन्च किया, शौक था, इसके लिए किया, मतलब और कोई मेरा एजेंडा नहीं था। तो उसकी मेरा अलग business बेस्ट है। सेलर में भी आगे ये भी बात पे उसका रिजल्ट मिला। तो इस तरह से मैंने लॉन्चिंग तो कर ली और सब देखा। अब वहां पे मुझे दिखा कि ऑथर्स को क्या क्या दिक्कतें आ रही है, जैसे उन्होंने बताई कि ऑथर्स की क्या आज की क्या दशा है। तो मुझे याद है 15 साल पहले अगर हम टैक्सी लेते थे तो 4 टैक्सी वाले नाम बोलते थे और 5 रिक्शा वाले नाम बोलते थे, पूछते थे कि कहाँ जाना है, क्या है। उसके बाद जाके मुश्किल से एक रिक्शा या टैक्सी मिलता था। आज का टाइम है, बटन दबाओ, उबर करो, ओला करो, राइट। अब टैक्सी वालों ने अपनी यूनियन बनाई, ऑटो वालों ने अपनी यूनियन बनाई, सब कुछ किया, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। प्रॉब्लम मार्केट ने सॉल्व की। मार्केट के जो इकोनॉमिक्स है, मार्केट का जो भी अप्स एंड डाउन होता है, डिमांड एंड सप्लाई बोलो, जो भी बोलो, उसने खुद मैटर को सॉल्व किया। जैसे कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो कृष्ण जी आते हैं, उसी तरह से मार्केट में जब अत्याचार बढ़ जाते हैं तो उसकी सोल्यूशन खुद आ जाती है। और वही चीज आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग हो गया है, डिजिटल ब्रांडिंग हो गया है। आज का टाइम पूरा अलग ही हो गया है कि आज कोई ऑथर को अगर एक ऑप्शन है कि वो खुद अपना पब्लिकेशन कर सकता है, तो मैंने ये रोल ले लिया कि मैं ऑथर कोच बनता हूँ और लोगों को गाइड करता हूँ, और उनके ही अकाउंट बना के देते हैं
अमेजोन में और सब जगह जहाँ भी है, और उनको ही बोलते हैं आप डिजिटल ब्रांडिंग करो, मार्केटिंग करो, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमेजोन में परसेंटेज क्या है? 70% है राइट। अमेजोन के अलग अलग कैटेगरीज है, 35% है, 70%। आप राइट्स देते हो तो 70% है, 70%। अब देखो कहाँ 10-15% और कहाँ 70%। Till your book exists on the Amazon. और टिल योर बुक एग्जिस्ट ऑन अमेजोन। कॉपीराइट का इशू में आपका टाइटल है वहाँ पे, आप अगर Okay. कोई है, जिंदा है, गए, वो अकाउंट में पैसा आता रहे, वो आपको नहीं पहचानता Okay. Okay. कितने साल तक है, क्या है, जब तक आपका है। एक जैसे आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, जैसे आपने कोई लैंड ले लिया, जैसे आपने कोई शेयर्स ले लिया, उसके डिविडेंड्स आते रहते हैं, उसी तरह मैं एक बुक को भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह से, अगर बिजनेस की तरीके से देखेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट। ऑथर एक कलाकार है, और कलाकार जानता नहीं है कि मैं मार्केटिंग कैसे करूं। उनका मेन दिक्कत है कि मुझे वो मार्केटिंग उनको जमे ही नहीं, तो उनका थिंकिंग भी वही है कि मुझे इतना मिलना चाहिए। और पब्लिशर जो है वो क्या है, वो बिजनेसमैन है, वो सोचता है मुझे कितना कम से कम खरीदी में प्रोडक्ट मिलता है, मैं लूंगा और बेचूंगा। ये हकीकत है, अच्छा लगे नहीं, सही गलत, कुछ लोग करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, मैं वो नहीं बोल रहा। अच्छा, पब्लिशर के हाथ में पूरा कंट्रोल है, कितनी भी कॉपीज छाप दी, वो तो आपने नोट प्रिंटिंग का ब्लॉक बना के आपने उनके हाथ में दे दिया, अब तू छाप। अब मैं तेरे पे विश्वास रखता हूँ। मैं क्यों विश्वास रख रहा हूँ? क्योंकि मुझे, मेरे पास वो रिसोर्स नहीं है कि मैं खुद कंट्रोल करूँ। आज मेरे पास कुछ होता तो मैं बोलता ठीक है भाई, मैं इतना अपनी रॉयल्टी काट के मैं आपको ये रेट में आपको दे रहा हूँ। पब्लिशर मानेगा नहीं मानेगा वो दूसरी टॉपिक है, वो एक रेवोल्यूशन हो सकता है। लेकिन आज का जो टाइम है वो थोड़ा सा एक बदलाव आ रहा है मार्केट में, और ये मार्केट खुद ला रहा है, मार्केट खुद ला रहा है। और जब ये ऑथर के मन में है कि यार मैं तो कलाकार हूँ, मुझे पैसे के मामले में नहीं करना है, तो पैसा भी सोचेगा भाई मैं आपके पास क्यों आऊँ, ये कहते हैं मैं आपके पास क्यों, मैं उसके पास जाऊंगा जहाँ मेरी रिस्पेक्ट है। और पब्लिशर बोलते हैं कि भाई आने दो, और जाते हैं उधर। तो मार्केट की जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जो भी दिक्कतें हैं, वो मार्केट खुद सॉल्व कर रहा है काफी हद तक, ऐसा मेरा विचार है। पता नहीं मैं एकदम जूनियर हूँ ये, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप सब काफी सीनियर हो यहाँ पे, लेकिन ये मेरा व्यू है कि अगर हम मार्केट ओरिएंटेड रखें कि ऑथर भी सोचे विन विन और पब्लिशर भी सोचे विन विन। अगर शाहरुख खान अपना बुक निकाल रहा है, कहाँ से भी प्रिंटिंग करा रहे हैं, किसी से भी लिखवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना बुक निकाल रहे हो, बुक करोड़ों कॉपी बिक रही, लाखों कॉपी बिक रही है, तो कोई भी पब्लिशर बोलेगा ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, वो फिर टर्म्स नहीं रखेगा उससे, उसके ये होना चाहिए। वो बोलेगा हाँ भाई मैं फ्री में कर लूंगा सब कुछ। और कोई नया ऑथर आएगा, उससे बहुत ही अच्छा काम किया हो, बहुत अच्छा लिखा हो, लेकिन वो ऐसा होता है ना कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, जो दिखता है वो बिकता है। तो ऐसा कोई उदाहरण जिसकी आपने डिजिटल मार्केटिंग की और एडवर्टाइजिंग की हो आपने? अब मेरे है एक दो कंपनीज, उनका मैंने प्रोडक्ट लिए और उनके मैंने बुक्स अमेजोन में डाले, और वो भी बेस्ट सेलर हो गए। और उनको कैसे मार्केटिंग करते हैं आप, पूरा एक मार्केटिंग का एक मार्केटिंग की वजह से बेस्ट सेलर हो? मार्केटिंग की वजह से, मार्केटिंग की वजह से। कंटेंट आपका है, कंटेंट तो बाद में आता है, पहला तो टाइटल होता है, आपका बुक का टाइटल क्या है। अगर आपका टाइटल अट्रैक्टिव है तो कस्टमर टाइटल और कवर देखेगा और एक बार तो ले ही लेगा। फिर 50-60% लोग जो बुक खरीदते हैं वो पढ़ते भी नहीं है, पूरा बुक भी नहीं पढ़ते। वो ये भी काफी लोगों की आदत है, वो लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ का बुक ले लिया तो मैं बेस्ट हो गया, हाउ टू बी हैप्पी का मैंने बुक खरीद लिया तो मैं खुश हो गया। अच्छा, इसे कितने प्रकाशक हैं जो एजेंसी या साहित्यिक एजेंसी या एजेंट के थ्रू काम करते हैं? ये तो अनगिनत हो गया है अभी। और ये एजेंट्स जो है, एजेंट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ये सब रोल में। आज जैसे कोई फिल्म स्टार होता है, वो अगर किसी को फोन करे बोले मुझे काम दो, तो डायरेक्टर बोलेगा यार, या प्रोड्यूसर बोलेगा यार आमिर खान का फोन आया, ऐसे कैसे। तो उन्होंने एजेंट रखा हुआ है, अपना रिस्पेक्ट रखते हुए कि भाई ठीक है मैं कलाकार हूँ और मैं अपना एजेंट रखता हूँ और वो एजेंट मेरे लिए काम लाएगा। अब जो एजेंट होता है वो मार्केटिंग का होता है, वो उनकी कॉन्टैक्ट होता है सब जगह पे, और वो नेगोशिएट करता है पब्लिकेशन हाउस से। वो शायद आप ज्यादा जानते होंगे किस तरह से एजेंट्स का क्या रोल है। डू यू वर्क एज ए मार्केटिंग गाइड पर्सनालिटी, प्रोफेशनल? I work as a coach
अगर आपका सपना है बुक निकालना तो मेरा काम है आपको वो सपना Suppose साकार करना। suppose I have written a book हाँ। and I want to publish it. Right. I don't want to go any publisher. Right. And if I approach you, then Then I will guide you to the whole process and make it real for you. मैं आपको वो आपका जो सपना है वो पूरा करके दूंगा। मेरा गेम वही बात है कि अगर आपके देखिए काफी लोग हैं जो स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर्स है और हेल्थ प्रोफेशनल्स है, वेलनेस वाले, सबको काफी लोगों को बुक निकालना है, काफी लोगों को बुक निकालना है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास गाइडेंस नहीं है।